नमस्कार, ग्लोबल अड्डा में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं ललित प्रजापति और मेरे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल एक बड़ा अपडेट आ रहा है। परमाणु ऊर्जा और परमाणु जो हथियार हैं उनके प्रसार से जुड़ा हुआ बड़ा मसला है। IAEA और तेहरान यानी ईरान इनके बीच एक समझौता कह लीजिए या एक बातचीत का इनिशिएटिव कह लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है चूँकि अभी इसी को लेकर सारा विवाद आपने देखा है। तो सीधे पुनीत, सबसे पहले तो क्या इनके बीच है, IAEA और ईरान के बीच चल क्या रहा है, पहले तो वो बताएं। देखिए, IAEA और ईरान के बीच चल रही है बातचीत, और बातचीत बीते दिनों मिस्र में काहिरा में एक IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची मिलते हैं और मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। दरअसल ये इसलिए है क्योंकि IAEA ईरान को लेकर कह रहा है कि आप जल्द से जल्द हमें आपके जो परमाणु ठिकाने हैं उनको इंस्पेक्ट करने की, यानी उनका निरीक्षण करने के लिए बातचीत बन पाए। इसीलिए बन पाए क्योंकि जब जून के महीने में ईरान के ऊपर हमले हुए थे, हवाई हमले हुए थे और ईरान के परमाणु ठिकानों के ऊपर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, उसके बाद IAEA के ऊपर ईरान चिढ़ गया और ईरान ने कहा कि IAEA ठीक तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहा है और इसी की वजह से हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इस वजह से ईरान की संसद में IAEA को सहयोग बंद कर दिया जाए, इसको लेकर एक प्रस्ताव आता है जिसको मसूद पेज़ेश्कियान जो है वहाँ के राष्ट्रपति, वो उसको साइन करते हैं। और उसके बाद से IAEA के इंस्पेक्टर्स केवल एक उनका जो परमाणु संयंत्र है जो कि बुशहर है, वहां तो उनको परमिट दिया जाता है कि आप जाइए और वहां पर आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जाने की इजाजत नहीं है। बाकी जो ठिकाने हैं ईरान के परमाणु ठिकाने, इन सब के बीच एक टर्म और बड़ा दिलचस्प आया है। ये मैं चाहूँगा कि आप भी समझें। E3 स्नैपबैक मैकेनिज्म, ये भी जुड़ा हुआ है। देखिए, ये सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। अब ये दिलचस्प बात यह है कि IAEA और ईरान के बीच जो बैठक हुई उसमें राफेल ग्रॉसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि हम दोनों के बीच में बातचीत हुई है और एक समझौते पर दस्तखत हुए हैं जो हमको ये सुविधा या ये शक्ति प्रदान करता है कि हम IAEA के इंस्पेक्टर्स को बाकी लोकेशन पर भी वहाँ क्या चल रहा है उसको इंस्पेक्ट करने के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईरान ने इससे कर दिया मना। ईरान ने कह दिया है कि ऐसी बातचीत हुई है, लेकिन ये पहली बातचीत है, पहली बैठक है, फॉर्मल बैठक है, हम बैठे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आपने जो E3 और स्नैपबैक मैकेनिज्म की बात की या सैंक्शंस की बात की, ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि JCPOA, जिसमें अमेरिका भी था, ईरान भी था, इसमें चाइना भी था, रूस भी था, ब्रिटेन, जो E3 की आप बात कर रहे हैं वो है ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। ये 3 E3 देश हैं, यानी कि ये वो देश हैं जो कि आपके यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। ठीक है, अब ये E3 देशों ने ये एक प्रकार से प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप IAEA से जल्दी से बातचीत करो और वहां पर मुआयना IAEA कर पाए, इसके लिए आप काम करना शुरू कीजिए, अन्यथा हम स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। अब ये स्नैपबैक मैकेनिज्म क्या होता है, इसका वीडियो हमने पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। स्नैपबैक मैकेनिज्म वो चीज़ है जिसके तहत ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे थे JCPOA के पहले, वो वापस तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे। अब ये E3 देश, इसके लिए इनमें से कोई भी एक देश जो है जिन्होंने सिग्नेचर किए थे JCPOA में, उसमें से कोई भी देश, अमेरिका को छोड़कर क्योंकि वो बाहर हो चुका है, उसमें से कोई भी देश अगर UN की सुरक्षा परिषद जो है उसमें अगर एक आवेदन देता है तो फिर इसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी कि ईरान ने 40% से ज़्यादा यूरेनियम का संवर्धन अगर किया है तो उसके ऊपर वो नियमों का उल्लंघन कर रहा है और उसके ऊपर चर्चा होगी। और चर्चा अगर 30 दिन के अंदर समाप्त होकर उसके ऊपर कोई फैसला नहीं होता तो ईरान के ऊपर फिर से वो स्नैपबैक सैंक्शंस या मैकेनिज्म की जो बात हो रही है वो लागू हो जाएगा, यानी कि ईरान के ऊपर सारे प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। दिलचस्प क्या है? दिलचस्प ये है 18 अक्टूबर 2015 की तारीख जब JCPOA साइन हुआ और वो 18 अक्टूबर
2015 की तारीख से 10 साल का समय था JCPOA का, और ये 18 अक्टूबर आ रहा है, वो टाइम लिमिट जो थी वो खत्म होने वाली है। और जब खत्म हो जाएगी तो ईरान के ऊपर फिर से प्रतिबंध लगाना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको एक नया मैकेनिज्म और सारी चीजें फिर से खड़ी करनी, फिर वो वहीं जीरो से शुरू करने वाली बात हो जाएगी। और वो बहुत नेक्स्ट थिंग है और बहुत लंबे समय तक चीजें चलने वाली हैं। लेकिन अब ये स्नैपबैक मैकेनिज्म की जो हम बात कर रहे हैं या सैंक्शंस की जो बात कर रहे हैं, यहीं पर पेच फंस रहा है, क्योंकि 18 अक्टूबर की तारीख जब नजदीक आ रही है तो ईरान क्या दिखा रहा है? ईरान ये दिखा रहा है कि हम IAEA को सहयोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, बातचीत टेबल पर है और उस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ईरान तो चाहेगा कि वो टाइम क्रॉस कर जाए, टाइम क्रॉस कर जाए या टाइम बाइंग करने का काम जो है वो एक प्रकार से ईरान की तरफ से करने की कोशिश हो रही है। और इन सब के बीच अब अगर हालिया बात दरअसल जहाँ से शुरू होती है, बात होती है कि यूरेनियम का इस्तेमाल अगर बतौर एनर्जी, परमाणु एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो रहा है तब तो मामला ठीक है, लेकिन अगर हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तभी सबको आपत्ति है। हथियार बनाएगा नहीं बनाएगा, कौन उसके बड़े मददगार हैं? अब हथियारों के एंगल से क्या लग रहा है ईरान को? देखिए, हथियारों के एंगल और से एक मैं एक चीज और समझना चाह रहा था, IAEA का ये पहली बार नहीं है। IAEA के बयान बहुत तेजी से बदलते हैं। बिल्कुल, ये इसी बात को लेकर तो ईरान बार बार ये कह लीजिए कि नाराज हो चलता है, या ईरान कहता है कि ये ठीक नहीं है, आप ये मतलब इस प्रकार। ईरान ने इसीलिए तो वो प्रस्ताव को समर्थन किया कि IAEA को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो ठीक से तरीके से वो बता रहा है। पहले IAEA की तरफ से कहा गया कि ईरान इतना यूरेनियम संवर्धित कर चुका है, इतना जुटा चुका है कि वो हथियार बना सकता है बहुत जल्द। फिर जब हमला हुआ तब IAEA की तरफ से कहा गया कि नहीं, अभी ईरान, अब ये बातें जो होती हैं उनको घुमावदार तरीके से मोल्ड करके, अब पहले ये कहा गया कि वो बना सकता है, बाद में ये कहा गया कि नहीं, वो अभी तो नहीं बना रहा है। तो बातें तो दोनों सेम है, लेकिन उसका परसेप्शन या उसको समझा कैसे जाता है वो मैटर करता है। ठीक है, पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है और आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है। फिर IAEA अब ये कह रहा है कि वो हथियार फिर बनाने के करीब आ गया है और E3 की तरफ से एक प्रेशर जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। इस बीच दिलचस्प बात यह है कि जिन्होंने JCPOA में दस्तखत किए थे सारे देशों ने, उसमें रूस भी और चाइना भी है, और इन्होंने समर्थन कर दिया है किसका? ईरान का। इन्होंने ये कहते हुए समर्थन कर दिया है कि जब हम 7 लोग बैठकर सिग्नेचर कर रहे थे और इसमें से एक व्यक्ति बाहर हो गया तो नियम वैसे थोड़ी रहेंगे। और वही प्रमुख देश, अमेरिका ने बहुत कोशिश की दबाव बनाने की, ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाने की, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ये नहीं कर सकता क्योंकि वो बाहर हो चुका है 2018 में। और ये सब किसका किया धरा था? ये किया धरा था ट्रंप साहब का। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अभी तक ये स्नैपबैक मैकेनिज्म की बात क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि कहीं ना कहीं बात बन जाएगी और ईरान के साथ समझौता हो जाएगा। उन्होंने उसके लिए कोशिश भी की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अभी तक जो एक एज्यूम हम कर सकते हैं कि ऐसा IAEA के पास भी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं है कि उनके पास कितना परमाणु है। मतलब यूरेनियम कच्चा माल कितना है, हाँ, ये नहीं मालूम है। अब ये बार बार रिपोर्ट की जाती है कि 60% और 90% तक वो हथियार बनाने के करीब हो जाए। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि देखिए, इसमें एक चीज़ और है कि तेहरान या अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा है कि समझौता तो हुआ है, लेकिन निरीक्षण की गारंटी नहीं देता है। मतलब इंस्पेक्टर्स आए और वो निरीक्षण कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम पहले देखेंगे कि आपने मतलब IAEA नहीं, अमेरिका और इजराइल ने जो हमारे परमाणु संयंत्रों के पर हमला किया, उसमें यूरेनियम वहां पर था। उन्होंने ये भी कहा उसका हाल क्या है, पहले हम चेक करेंगे, फिर उसके बाद पर्यावरण के ऊपर उसका कहीं रेडिएशन तो नहीं है, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे, देन वी विल परमिट यू। एक बात। दूसरी बात, आपको याद होगा जिसका जिक्र आप कर भी रहे थे कि कुछ ट्रक्स देखे गए थे, याद है आपको? हाँ, कि हटा लिया गया है वो, उन पर हटा लिया गया। तो ये बात जो है एक प्रकार से ईरान की तरफ से भी थोड़ी सी घुमाई जा रही है। ईरान ने क्या कह दिया, वो ट्रक्स की बात तो आई गई हो गई, ईरान ने कहा कि हमारा वहां पर यूरेनियम है, अब उसका क्या हाल है ये तो पहले हम चेक करेंगे, तब उसके बाद फिर किसी को आने देंगे। उसके बाद फिर आपको आने देंगे और फिर वी विल डिसाइड, मतलब हम डिसाइड करेंगे कि कब आना है कब नहीं आना है। कहने का मतलब ये है कि 18 अक्टूबर की तारीख जो नजदीक आ रही है, वो ईरान चाहता है कि उसको लग रहा है कि कल आ जाए, काश 18 अक्टूबर कल आ जाए।
उसके ऊपर से प्रतिबंध हट जाएंगे। एक चीज ये है। दूसरी बात यह है कि ईरान की तरफ से, E3 की तरफ से जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ईरान ने कहा है हम ये प्रेशर को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ रूस और चाइना दोनों खड़े हुए। वो एक बड़ी ताकत है वो एक बड़ी ताकत है। उसमें वो नियमों का हवाला भी दे रहे हैं कि ये नियम तो लागू नहीं होगा क्योंकि इसमें से एक साथी बाहर हो गया, अमेरिका बाहर हो गया। अच्छा, इसके अलावा भी परमाणु अप्रसार संधि जिसको कहा जाता है कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, तो ईरान ने कहा है कि नहीं, हम फिर इसमें भी नहीं रहेंगे, हम इससे भी बाहर हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से पूरा प्रेशर किसी भी तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। ईरान चाह रहा है कि समय ले ले, IAEA चाह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके वो जाकर अपने इंस्पेक्टर्स को भेजे और वहां पर मुआयना कराए कि असल हाल क्या है, असल रिपोर्टिंग पता चल पाए। तो कुल जमा वो अपनी डॉक्यूमेंटेड बाध्यता से निकलना चाह रहा है ईरान। जी हाँ। फाइनल कमेंट ये कि दरअसल ये हथियार के कितना करीब है और कौन है वो बड़े मददगार। देखिए, मददगार की बात यह है कि ईरान की तरफ से हाल में एक बयान आया था और बयान जो होता है उसको इशारों में समझा जाता है। ईरान की तरफ से ये कहा गया था कि हमारे बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, और ऐसी परिस्थिति अगर बनेगी तो हम वहाँ पर भी, उन्होंने ये नहीं कहा कि परमाणु बम, लेकिन हमारी मिसाइलें कई अन्य जगहों पर बन रही हैं, उन्होंने ये कह दिया। अब हम बहुत जल्दी उसका खुलासा करेंगे, उन्होंने ये भी कहा। खुलासा भी हुआ नहीं है, लेकिन कौन कौन है ये तो देखिए अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रूस और चाइना जो हैं ये उसके साथी हैं, मजबूत साथी हैं, तेल खरीदते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। जब अमेरिका से बातचीत चल रही थी ईरान की, तो सीधे किसके पास जाया जा रहा था? मॉस्को जा रहे थे अब्बास अरागची, और कह रहे थे कि वहाँ जो बातचीत चल रही है वो कैसे उससे निपटा जाए, कैसे चीज़ें की जाए। तो साफ-साफ कह भी दिया। अमेरिका ने भी कहा था, रूस से ही मदद मांगी थी कि भाई समझाओ ईरान को, कैसे भी करके बात बन जाए। ये है कुल मिलाकर कहानी। तो ग्लोबल अड्डा में ये जो नया अपडेट है IAEA से जुड़ा और ईरान से जुड़ा हुआ, वो हम आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहे थे क्या उसका इफेक्ट होगा। बहुत आसान और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप जियो पॉलिटिक्स को ग्लोबल अड्डा पर आकर समझ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।